हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की जो हैंडबुक है उसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी हैंडबुक पढ़ने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो आप यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे हो हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले दोस्तों? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, जिसका हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होती है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मिलने वाली है दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ सिविल एग्ज़ाम गुरु एंड यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, आप तुरंत के तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप यूपीपीएससी एई की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यदि आप इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम के लिए, गेट की एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई की एग्ज़ाम के लिए, जीपीएससी एई की एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की जेई लेवल या एई लेवल की एग्ज़ाम यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन और कंप्लीट डिटेल जो है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों आइए कुछ इस तरीके से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में भी ज़रा डिस्कशन करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग आज ही कंटेंट में देखने वाले हैं। तो आइए ज़रा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेते हैं। यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले चैप्टर के माध्यम से हम लोग दोस्तों सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या होती है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या होता है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होता है वो भी देखेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, उसके फॉर्मूले जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको कैसे याद रखना है, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर वेसल, जैसे थिन सिलेंडर हो गया, थिक सिलेंडर हो गया, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। टोर्सन शाफ्ट, उसके बारे में सीखेंगे। शियर सेंटर क्या होता है वो भी देखेंगे। टोर्सन क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉलम क्या होता है, कॉलम की बकलिंग क्या होती है, कौन कौन से उसके ऊपर फोर्स लगते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। और लास्ट में स्प्रिंग के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग में देख पा रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है और स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो आपको दोस्तों मेटल से आपको पता चला होगा कि हम लोग जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मेटल होता क्या है, किसको बोलते हैं मेटल। स्ट्रेस उसके ऊपर क्या लगता है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है डिटेल पूर्वक देखने वाले हैं। तो आइए इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स इलास्टिसिटी। सभी लोगों ने अपने कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। और ये हैंडबुक जो है वो आप सभी लोगों के पास होनी ही चाहिए, जिससे आप जो है काफ़ी सारे फॉर्मूले को एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है आप रिवाइज कर सको। इसके लिए आपके पास ये हैंडबुक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप इसका PDF दे दूँगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म अंडर ए लोड इज इनेबल्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव। इलास्टिसिटी दोस्तों मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर यदि हम मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे या लोड लगाएंगे तो वो मटेरियल जो है वो डिफॉर्म तो होगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर से लोड को रिमूव कर लेंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस से आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। आया समझ में?
इलास्टिसिटी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि हम उस मटेरियल के ऊपर लोड लगा रहे हैं तो जो मटेरियल है वो तो डिफॉर्म तो होगा, जब तक लोड लगा रहेगा तब तक वो डिफॉर्म होगा, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर से लोड रिमूव करेंगे तो मटेरियल जो है अपना ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो रीगेन कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी। If the body regain completely its original shape, it is called as a perfectly elastic body। यदि वो बॉडी अपना पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है तो हम उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक लिमिट मार्क द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिसिटी बियॉन्ड विच रिमूवल ऑफ द लोड रिजल्ट द डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी एक लिमिट जो है, यदि लिमिट के बाद यदि उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है दोस्तों तो वो उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर मे बी कंसीडर एज ए परफेक्टली इलास्टिक विद इन ए सर्टन लिमिट। कुछ लिमिट तक जो है स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर ये सब कुछ लिमिट तक जो है वो इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक माने जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों प्लास्टिसिटी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगो द इनइलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज ए प्लास्टिसिटी। दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया हो, उसके इलास्टिक लिमिट से बाहर यदि स्ट्रेन आ गया हो तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग एंड फ्रॉगिंग। यदि हम किसी भी वस्तु को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लिमिट के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसके अंदर इन इलास्टिक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिंग या फ्रॉगिंग। When large deformation occur in the ductile material loaded in a plastic region, the material said to be the plastic flow। जब किसी डक्टाइल मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होने लगता है तो वो मटेरियल जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, तो वो प्लास्टिक फ्लो के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच परमिट अ मटेरियल टू ड्रॉन लॉन्जिट्यूडनली टू रिड्यूस अ सेक्शन अंडर द टेंसाइल फोर्स। दोस्तों मान लीजिए कि ये आपके पास एक वायर है और आप किसी भी मटेरियल को खींच के लॉन्जिट्यूडनली खींच के उसके लेंथ में बढ़ा कर सकते हो और सेक्शन में उसका रिडक्शन कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल को खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। कौन सा फोर्स लगता है दोस्तों? तो टेंसाइल फोर्स लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। डक्टाइल मटेरियल must possess a high degree of the plasticity and the strength। डक्टाइल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। डक्टाइल मटेरियल मस्ट हैव लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डक्टाइल मटेरियल की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है एंड दिस इज़ यूज इन द वायर ड्राइंग। मतलब वायर बनाने के लिए दिए मेथड जो है वो बहुत ही एप्लीकेबल है। तो दो चीज़ आपको यहाँ से पता चला कि डक्टाइल मटेरियल जो है उसके अंदर प्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इलास्टिसिटी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट ब्रिटलनेस क्या होता है? It is a lack of the ductility। Brittleness implies that it cannot be drawn out by the tension to the smaller section। Brittleness मतलब होता है दोस्तों कोई भी मटेरियल जो है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में उसको ड्रॉन नहीं किया जा सकता और वो तुरंत क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाती है बिना किसी सिग्निफिकेंस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। द ब्रिटल मटेरियल फेलियर टेक प्लेस अंडर द लोड विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता और वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन कर जाती है। आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी ग्लास इज़ ए नियरली आइडियल ब्रिटल मटेरियल। जो ग्लास है दोस्तों वो एक ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन, कॉन्क्रीट एंड सिरेमिक्स मटेरियल आर द ब्रिटल मटेरियल। तो कॉन्क्रीट जो है दोस्तों, जो हम लोग मिक्सचर बनाते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का, वो भी एक जो है क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मैलिएबिलिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल द डायरेक्शन विदाउट द रप्चर।
मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो मटेरियल को किसी भी डायरेक्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड करवा सकती है बिना रप्चर हुए, मतलब बिना मटेरियल टूटे किसी भी डायरेक्शन में एक्सपांसन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल मटेरियल पोजेस ए हाई डिग्री ऑफ द प्लास्टिसिटी बट नॉट नेसेसरी अ ग्रेट स्ट्रेंथ। प्लास्टिसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन स्ट्रेंथ जो है उतना ज़्यादा नहीं होता है। टफनेस की बात करते हैं दोस्तों। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल्स इट्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट द फ्रैक्चर। बिना टूटे वो मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस UT इज इक्वल टू सेडेड एरिया ऑफ इलास्टिसिटी सिग्मा U प्लस सिग्मा Y अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन F। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हो कि इट इज़ अ मटेरियल विच इज़ सब्जेक्टेड टू द साइक्लिक और द स्टॉक लोडिंग। It is represented by the area under the stress strain curve of the material up to the failure. Band test used to common comparative test for the toughness। तो याद रखिएगा दोस्तों, टफनेस टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैंड टेस्ट। और यहाँ पे एक स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, और इसका जो हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमें मिलता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। यहाँ पे एवरेज निकाल रहा है सिग्मा U प्लस सिग्मा Y अपॉन 2। हार्डनेस क्या होता है दोस्तों, इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इनंडेशन और द सरफेस एब्रेशन। तो सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का इनंडेशन को रोकने का जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस जो है दोस्तों, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट जो है वो यूज़ होता है हार्डनेस किसी भी चेक करने के लिए। ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, P अपॉन पाई डी अपॉन 2 D माइनस अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। P जो है वो स्टैंडर्ड लोड है, D जो है वो डायमीटर है mm के अंदर स्टील बॉल का, और D जो है डायमीटर ऑफ इंडेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर अंडर द लोड। लोड के लगने के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक आपका मटेरियल है, इसके ऊपर आप लोड लगा रहे हो, तो ये मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर को कहाँ तक रेजिस्ट कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। कैपेसिटी टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ स्ट्रेंथ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम किसी भी मटेरियल की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्ट्रेंथ। लोड रिक्वायर्ड टू कॉज अ फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज टर्म एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो लोड रिक्वायर्ड टू कॉज ए फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के लिए जो मैक्सिमम लोड लगता है और स्पेसिमेन की एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्रीप क्या हो दोस्तों, क्रीप इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज़ रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ द टाइम एट द कॉन्स्टेंट लोडिंग। इट्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट एंड द नॉन रिकवरेबल इन द नेचर। क्रीप जो है दोस्तों एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है अंडर द सस्टेंट लोड और कांस्टेंट लोडिंग। डेड लोड की वजह से बिल्डिंग के अंदर जो वॉल्यूम में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप, और ये एक परमानेंट लोड होता है और नॉन रिकवरेबल लोड होता है, मतलब ये वापस से रिकवर नहीं हो सकता। टेम्परेचर एट विच क्रीप इज़ अनकंट्रोलेबल इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्रीप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उस टेम्परेचर को हम लोग होमोलोगस टेम्परेचर बोलते हैं। फटीग क्या होता है, तो ड्यू टू द साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग। जैसे मान लीजिए कोई ये लोड लगाया, फिर आपने ऐसे लगा दिया, तो साइक्लिक एक बार लगा रहे हो फिर उसका उल्टा कर दो, साइक्लिक और उल्टा कर दे रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फटीग। फेलियर में ऑकर इफ द टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड द टफनेस। यदि स्ट्रेन एनर्जी टफनेस से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे फटीग होने के चांस हो जाते हैं। फटीग कॉजेज द रफ फ्रैक्चर सरफेस इवन इन द डक्टाइल मेटल। डक्टाइल मेटल के अंदर भी फटीग की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। रेजिलियंस क्या होता है, इट इज़ अ टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल एंड कैन बी रिलीज आफ्टर द अनलोडिंग। रेजिलियंस एक टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है जो किसी भी मटेरियल के अंदर स्टोर होती है
और वो जब आप उसको अनलोडिंग कर देते हो तो उसके अंदर से वो रिलीज़ हो जाती है। इट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द डिफ्लेक्शन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एरिया विद इन अंडर द डिफ्लेक्शन कर्व लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। आज के टॉपिक का जो मेन जो आप थंबनेल में देख पा रहे थे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन रखा था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसकी यूनिट याद कर लीजिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी के डिफॉर्मेशन में करती है। इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। यदि कोई भी बॉडी के ऊपर आप लोड लगाओगे तो उसके इंटरनल मॉलिक्यूल के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो अप्लाइड लोड के इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। उस पर्टिकुलर लोड, उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया करेंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा दोस्तों, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। और ट्रू स्ट्रेस जो है लोड पर यूनिट एक्चुअल एरिया करेंगे तो हमें ट्रू स्ट्रेस मिलेगा। तो नॉमिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन चेंज और एक्चुअल एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ए डिफॉर्मेशन इज नोन एज अ स्ट्रेन। पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल लेंथ में से कुछ लेंथ के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। जैसे एग्जांपल आप फॉर्मूला देखिए, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इसका ओरिजिनल लेंथ था और उसके बाद जब उसको दोनों तरफ से खींचा गया, जब लोड लगा के खींचा गया तो देखा गया कि यहाँ पे उसकी डायमेंशन में कुछ लेंथ में इंक्रीज हो गया है, मतलब लेंथ बढ़ गया है। टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लेंथ में इंक्रीज हो गया है, मतलब वो जो जितना चेंज हुआ है लेंथ में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। और दोस्तों स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आगे की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। इसको कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एरिया जो है इलास्टिक लिमिट होता है, कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा जो है प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, नेकिंग पॉइंट क्या होता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट विद द कंप्लीट डिस्कशन एंड द एक्सप्लेनेशंस I will explain each and every points in our next lecture. Thank you friends for watching my these lectures. यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है तो देख लीजिए वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुँचे। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।